हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सर, लेक्चरर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल साइंस में। आज की टॉपिक में हम लोग शुरू करेंगे न्यूक्लियस, केंद्रक। इससे पहले हम लोगों ने कोशिका के अंग कैसे खोज हुई, उसके कार्य क्या है, ये सभी चीजों के ऊपर डिस्कशन किए हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप चेक करके पुरानी वीडियो जो कोशिका के ऊपर बनी है उसको देख लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस को। समझिए, न्यूक्लियस जो होता है यह कोशिका का मस्तिष्क कहलाता है। आइए थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं और आपको कुछ सूचित करते हैं कि ये जो टॉपिक है 9 से लेते हुए बीएससी लेवल तक बहुत काम आने वाली चीज है। काफी बेहतरीन टॉपिक है। यह समझिए कि कोशिका जो होती है, कोशिका से ही पूरा शरीर बना होता है और उसके अंदर जो केंद्रक होता है, जिसके ऊपर अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो केंद्रक होता क्या है कि केंद्रक न्यूक्लियस अर्थात सेल को पूरी तरह से कंट्रोल और काबू रखता है। बात क्लीन और क्लियर रखेगा। यदि आपके मस्तिष्क को रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए, या कह दें कि आपके मस्तिष्क को कोई हैक कर ले, काबू में कर ले, तो पूरी तरीके से आपकी जो बॉडी है उसके कंट्रोल में हो जाती है। वो जैसा चाहता है आपसे वैसा कराता है। सेम यही समझिएगा, अगर कंप्यूटर के साथ ऐसा होता है तो कंप्यूटर को कोई हैक कर लेता है तो आप कुछ भी करिए, कुछ नहीं होता। जो हैक कर लिया है वो पूरी चीजों को उसको कंट्रोल करके रखता है। ठीक उसी तरह से अगर न्यूक्लियस को कोई काबू कर लेता है तो सेल के अंदर जितनी एक्टिविटीज है वो अपने तरीके से प्ले करवाता है। और काबू कौन करता है? खास करके जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जिसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, वो कंट्रोल कर लेते हैं। तो कोशिका उनकी तरह बिहेव करने लगती है। तो आप बात क्लियर रखिएगा कि जो कोशिका है, कोशिका का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसे हम कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं, ब्रेनर मास्टर ऑफ सेल कहते हैं, वो क्या है? केंद्रक है। आई होप कि अब क्लियर हुआ होगा कि अगर केंद्रक को देखें तो कोशिका के अंदर एक राउंड शेप संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक कहते हैं। अब बातें क्लियर हो रही है कि कहां पाया जाता है? कोशिका के अंदर पाया जाता है। चूंकि ये कोशिका की समस्त कार्यों को नियंत्रित और संचालित करता है। अच्छा, नियंत्रित और संचालित करने का मतलब उसके अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार, किसके अनुसार? न्यूक्लियस के अनुसार कोशिका के जितने कार्य वो संपन्न होते हैं। बातें क्लियर रखिएगा। जैसे समझिए कि न्यूक्लियस कोशिका का पूरा गार्जियन है। गार्जियन का मतलब कि कोई परिवार में एक सदस्य होता है ना, वो कहता है, जैसा कहता है पूरा परिवार उसी के अकॉर्डिंग चलता है। सेम ऐसे ही, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? ब्रेनर मास्टर ऑफ सेल, कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। अब एक बात तो क्लियर हो गई, अभी आपने न्यूक्लियस की खोज के बारे में नहीं समझा, लेकिन उसका एक कार्य समझ रखा है कि हम न्यूक्लियस को सर क्या कहते हैं? ब्रेनर मास्टर ऑफ सेल। और उसका कार्य है समस्त कोशिका के कार्यों को नियंत्रित भी करना और चलाना, संचालित भी करना। बातें क्लियर हो रही हैं? तो आइए थोड़ा सा आगे बढ़ के उसके ऊपर डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं। न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक की जो खोज है वो रॉबर्ट ब्राउन ने की। एक और सस्पेंशन वाली पॉइंट बाबू, क्या कि सर सेल की जो खोज थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। और कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की खोज किसने की बाबू? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। अब समझिए, कोशिका की खोज आ जाए तो हुक ने, और न्यूक्लियस की खोज आ जाए तो ब्राउन ने। बातें क्लियर? रॉबर्ट हुक ने जब कोशिका की खोज की तो सत्र था 1665। ये आपको मुजबानी एकदम लर्न हो गया होगा, या नहीं लर्न हुआ होगा तो थोड़ा सा एफर्ट करिएगा, इतना एकदम एक लाइन में आ जाएगा कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में की। बातें क्लियर? ये पॉइंट 9 से लेते हुए बीएससी लेवल तक कंपलसरी है। बार बार यहां से क्वेश्चन बहुत सारे पुटअप किए जाते हैं, तो क्लियर रखिएगा। मैं आपको बाई लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूं, मतलब दोनों लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके पढ़ा रहा हूं, ताकि आप सारी चीजों को बेहतरीन ढंग से समझ सकें। न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने जो खोज की वह 1831 में, 1831 ईस्वी में की। बातें क्लियर? सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने, न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की। और
समझिए न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पाया जाता है। अगर हम इसकी डीप स्टडी कर लें तो पूरी पॉइंट क्लीन और क्लियर हो जाएगी। न्यूक्लियस जो कोशिका के अंदर होता है, उसके सतहों पर, उसके चारों बॉडी, उसके आउटर साइड पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जिसे हम ER कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। क्या कहते हैं बाबू? शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और शॉर्ट में ER। बातें क्लियर? यह एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ या दोनों तरफ, या कह सकते हैं चाहे जिस तरफ अटैच जुड़ा होता है, और एक प्लेट की नुमा संरचना धारण करता है। इसके ऊपर जो होता है राउंड राउंड शेप संरचना बहुत सारी होती है, चाहे वह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, चाहे न्यूक्लियस की जो आउटर वाल है, सबसे बाहरी दीवार है, उसके ऊपर। और ये जो छोटी छोटी संरचना दिखाई दे रही है राउंड शेप, इसे कहते हैं राइबोसोम। अब बाबू ये हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन सेम है, चाहे आप इंग्लिश में राइबोसोम लिखिए चाहे हिंदी में लिखिए, दोनों चीजें आपको वैसे ही पढ़नी होंगी। हिंदी में उसका कोई दूसरा वर्जन नहीं है, आप तब भी उसको हिंदी में राइबोसोम ही कहेंगे। बातें क्लियर? तो इंग्लिश में लिखा गया है, आप हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन का इस्तेमाल कर लीजिए। राइबोसोम का जो मुख्य कार्य होता है वो प्रोटीन संश्लेषण का होता है। प्रोटीन, अच्छा डिवेट करते चलते हैं इसलिए क्योंकि आगे जब कभी राइबोसोम से पढ़ेगा तो अगर हम एक दो बार उसके ऊपर डिवेट किए रहेंगे तो सडनली याद आ जाता है, तुरंत याद आ जाता है कि अरे सर ने बताया था कि राइबोसोम का कार्य क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण का काम होता है। प्रोटीन सिंथेसिस। बातें क्लियर? प्रोटीन संश्लेषण का काम किसका होता है, अर्थात प्रोटीन के फॉर्मेशन का काम कौन करता है बाबू? राइबोसोम करता है। राइबोसोम पूरे न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और न्यूक्लियस के आउटर साइड पे होते हैं, पूरी कोशिका के अंदर पूरे बिखरे होते हैं। फिर से क्लियर रखिए कि जो राइबोसोम होते हैं उनका कार्य होता है बाबू प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस का करना, प्रोटीन संश्लेषण करना अर्थात प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। और ये पाए कहां जाते हैं? न्यूक्लियस के चारों तरफ उसकी दीवारों पे भी पाए जाते हैं, और कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य भरा होता है उसमें पूरी तरह से राइबोसोम बिखरे पड़े होते हैं। और काम क्या करते हैं? प्रोटीन निर्माण का काम करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। बातें क्लियर है? मैं आपको वन लाइनर के हिसाब से लेके चल रहा हूं ताकि आपको बहुत बेहतर ढंग से पूरी तरह से सेटअप होते हुए आपके दिमाग में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहे। इसके अलावा चलते हैं न्यूक्लियस, राइबोसोम जहां लगा होता है वो न्यूक्लियस वाल होती है, और न्यूक्लियस वाल को बोलते हैं केंद्रक झिल्ली या केंद्रक आवरण कह सकते हैं, केंद्रक कला कह सकते हैं, केंद्रक झिल्ली कह सकते हैं, कुछ भी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसको इंग्लिश में कहते हैं। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन दो लेयर्स में डिवाइड होती है, आउटर मेम्ब्रेन मतलब बाहरी परत और इनर मेम्ब्रेन अर्थात आंतरिक परत। बातें क्लीन और क्लियर है? मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अंदर लेके चल रहा हूं, और उसी के हिसाब से डिवीजन भी किया गया है न्यूक्लियस का। इस बात को ध्यान रखिएगा और टॉपिक को क्लियर रखिएगा, चाहे आप जिस लेवल के हो, चाहे लोअर लेवल के हो, चाहे हायर लेवल के हो, आप इसी के अकॉर्डिंग सारी चीजों को डिनोट करते हुए पेन डाउन करिएगा और उसी तरह से अपने नोट्स को क्लियर रखिएगा। न्यूक्लियस में दो मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मतलब बाहरी कला या बाहरी झिल्ली, और एक आंतरिक अर्थात इनर मेम्ब्रेन। क्लियर है? दोनों का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन प्रदान करना, साइज शेप क्रिएट करना। मतलब न्यूक्लियस को एक संरचना, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कौन करता है? मेम्ब्रेन, उसकी आउटर और इनर मेम्ब्रेन करती है, इसको प्रोटेक्शन प्रदान करती है। अच्छा, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो होती है उसके बीच में जगह जगह पोर होते हैं। अब पोर को बाबू इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या कहते हैं? छिद्र। अर्थात न्यूक्लियस की दीवारों पे चारों तरफ जगह जगह छोटे छोटे पोर्स, छिद्र होते हैं। उसका रीजन क्या है कि ये सीधे साइटोप्लाज्म का मतलब यहां समझिए, ये हमारी कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक है, और कोशिका के अंदर जो द्रव्य भरा होता है बाबू, कोशिका के अंदर जो द्रव्य भरा होता है इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव्य भरा होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। बात है क्लियर? अगर कोशिका के अंदर भरा होगा जो द्रव्य, जो तरल और चिपचिपा द्रव्य भरा होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव्य भरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो
जो ये छोटे पोर होते हैं जिसके ऊपर हम अभी डिबेट कर रहे हैं, वो साइटोप्लाज्म के कंटिन्यू लगातार संपर्क में रहते हैं और जो भी चीजें कोशिका से आदान प्रदान करनी होती है वो निरंतर कोशिका से केंद्रक में और केंद्रक से कोशिका में हमेशा निरंतर उस पोर के द्वारा आता जाता रहता है। तो आप क्लियर रखिएगा कि ये न्यूक्लियस पोर क्या करते हैं, कोशिका से जुड़कर साइटोप्लाज्म से समस्त चीजों का आदान प्रदान करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अर्थात न्यूक्लियस पोर क्लियर हुआ। और इसके अलावा पहला था हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया केंद्रक कला, और दूसरा था केंद्रक द्रव्य, जिसमें हमने आपको ये अभी केंद्रक द्रव्य के ऊपर नहीं आए, अभी उसकी वाल के ऊपर ही डिस्कशन चल रहा था और पोर के ऊपर। अब बात आती है न्यूक्लियोप्लाज्म की, अर्थात न्यूक्लियस द्रव्य की बात आती है। एक चीज छूट गई है केंद्रक कला में। केंद्रक कला जो होती है, जो आउटर और इनर दोनों लेयर है, मेम्ब्रेन है, वो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। लाइपोप्रोटीन की बनी होती है बाबू, ध्यान रखिएगा। लिपिड और प्रोटीन जब एक साथ मिल जाता है तो वह कहलाता है लाइपोप्रोटीन। और ये किसकी बनी होती है बाबू? केंद्रक कला लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, अर्थात लिपिड की और प्रोटीन की बनी होती है। तो हम लोगों ने न्यूक्लियस पोर समझा, आउटर और इनर मेम्ब्रेन को समझा, इसके कार्यों को समझा। आगे बढ़ते हैं, न्यूक्लियस द्रव्य। न्यूक्लियस द्रव्य जो बना होता है वो प्रोटीन का बना होता है। पहले ही क्लियर कर रखिए कि जो इसके अंदर द्रव्य, अच्छा जिसकी यहां जो बात कर रहे थे कि सर न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो जो कोशिका के अंदर द्रव्य पाया जाता है साइटोप्लाज्म, और जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। किसका बना होता है न्यूक्लियोप्लाज्म बाबू? प्रोटीन का बना होता है। और करता क्या है कि समस्त सेल न्यूक्लियस ऑर्गन्स, जो केंद्रिका है और क्रोमेटिन धागे हैं, इनको अपने सफिशिएंट प्लेस पर बांधे रखता है, रोके रखता है, स्टेबल करके रखता है, ताकि ये पूरे न्यूक्लियस में भ्रमण घूमने ना पाए। बातें क्लियर है कि इसको क्या करता है, स्टेबल करके रखता है, रोक के रखता है, बांधे रखता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का सर बना होता है। तीसरी पॉइंट समझिए, तीसरी पॉइंट होती है केंद्रिका। क्या होती है? केंद्रिका। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो एक डार्क प्लेस के रूप में न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन धागे, ये धागे नुमा जो संरचना यहाँ जिग थोड़ी थोड़ी दिखाई गई है, इसके अंदर एक डार्क नुमा संरचना होती है, बहुत गहरी संरचना होती है, जिसे केंद्रिका कहते हैं। केंद्रिका को इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं बाबू? न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये पूरे केंद्रिका का एक सबसे मिड पार्ट और डार्क पार्ट होता है। आइए इसके कार्यों को भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि कार्य क्या करता है। केंद्रिका के अंदर प्रोटीन्स होते हैं और आरएनए होते हैं। आरएनए का पूरा नाम समझिएगा, क्या होता है बाबू? आरएनए अर्थात राइबो न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, अर्थात ये दोनों चीजें इसके अंदर उपस्थित होती हैं, जो एक आनुवंशिक रूप से क्या करती हैं, इसके गुणों को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पहुंचाने का काम करती हैं। अभी बात आने वाली है क्रोमेटिन धागे में डीएनए और आरएनए के ऊपर, वन सेकंड डिस्कस करके सारी चीजें क्लियर कर लेंगे। अर्थात जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उसमें होता है आरएनए और प्रोटीन, और ये क्या करता है, एक आनुवंशिक पदार्थ के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी या एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाने में यह रोल प्ले मदद करता है। अब बात आती है क्रोमेटिन धागे की। क्रोमेटिन धागे जो होते हैं कोशिका के केंद्र के अंदर जो होते हैं, एक कह सकते हैं, अगर हम थोड़ा सा डार्क इसको एक बना दें तो केंद्रक के जो अंदर होता है वो ऐसे धागे की नुमा संरचना होती है, और ये जैसा लगता है कि रील का धागा हम लोगों ने क्या किया, अपने हाथ पे रगड़ दिया है और राउंड शेप संरचना में एक दूसरे से उलझ गया। ऐसी संरचना से क्रोमेटिन कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन जो होता है, अब ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, एक न्यूक्लियस का। क्रोमेटिन धागे जो होते हैं, जब कोशिका डिवीजन के लिए तैयार होती है, अब आप कहेंगे सर डिवीजन क्या होता है? भाई कोशिका एक निश्चित समय जाते जाते जब पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है तो विभाजन करके 1 से 2 भागों में टूट जाती है। तो लोग कहते हैं कि इसे हम कोशिका विभाजन कहते हैं, अर्थात कोशिका एक भाग से कितने भागों में टूट गई बाबू? 2 भागों में, अर्थात एक ही कोशिका से 2 नई कोशिका का जन्म हुआ।
और यह क्रिया क्या कहलाती है? कोशिका विभाजन कहलाती है। बात है क्लियर? मैं आपके सबसे छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। अर्थात जब कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती तो पहले कोशिका में विभाजन नहीं होता है, पहले क्रोमैटिन धागे टूटते हैं और टूटने के बाद ये एक डंबल नुमा संरचना बना लेते हैं। कैसी संरचना? एक डमरू की नुमा संरचना बना लेते हैं और इसे कहते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम और हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र अर्थात कह सकते हैं गुणों का सूत्र। जो हमारे अंदर जितने भी गुण दिखाई देते हैं उसका समस्त जो वाहक होता है वो किसके कारण दिखाई देते हैं? तो वो होता है गुणसूत्रों के कारण। अर्थात इसे ही कहते हैं गुणों का सूत्र और इसी के कारण हमारे जितने लक्षण हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। आपका गुड बिहेव, आपकी जो थिंकिंग पावर है, जो आपको पसंद आता है या नहीं पसंद आता है, ये सारी चीजें क्या होती हैं? किसके कारण? गुणसूत्रों कारण होती है। और गुणसूत्रों के अंदर जो होता है एक लंबी सी धागे नुमा संरचना होती है और इसे कहते हैं डीएनए। अब डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल और आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ये दोनों ही क्या करते हैं? डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। आनुवंशिक का मतलब बाबू आनुवंश ऐसे पदार्थ जो किसी गुण को, सीधे सीधे समझिए, किसी गुण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाए। सीधे एक बार फिर से क्लियर करिए, ऐसे पदार्थ जो माता पिता के गुण को उसके बच्चे में स्थानांतरित कर दें, ऐसे पदार्थ को आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। और वो कौन सा है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, जिसमें मदद कौन करता है? आरएनए भी मदद करता है। अर्थात क्लियर हुआ? केंद्र के अंदर क्रोमैटिन धागे होते हैं, क्रोमैटिन धागे टूटकर क्रोमोसोम गुणसूत्र में बदलते हैं। गुणसूत्र के अंदर डीएनए होता है और डीएनए एक आनुवंशिक वाहक होता है जो माता पिता के लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। तो इतना सब डिबेट हुआ किसके ऊपर बाबू? केंद्र के ऊपर। यह इसकी इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर है, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखी गई एक संरचना है जिसे पूरी तरह से उभार कर बनाया गया और आपको इसके भागों के नाम बताए गए। इसके मुख्य 4 भाग हैं जिसके ऊपर हम लोगों ने लगातार डिबेट किया। आई होप कि आपको ये सारी चीजें सरफेस समझ में आई होंगी और आप सारी चीजों को अच्छे से समझे होंगे। वीडियो को मेरे देखने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। खूब मेहनत करिए, खूब प्रोग्रेस करिए लाइफ में। जो गोल बनाइए उसके ऊपर अपना पूरा एफर्ट लगाइए, पूरी ताकत लगाइए और इसको प्राप्त करिए। आपके लाइफ के लिए, आपके गोल के लिए, आपके फ्यूचर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। खूब नाम रोशन करिए, बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच। मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि मेरी और साइंस फैमिली हम बढ़ जाए, जिसमें हम सभी लोग बहुत सारे सदस्य एक दूसरे के साथ मिलकर अच्छे से पढ़ाई कर सके। थैंक यू सो मच। वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक।